नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के विषय में। इट इज़ एन एक्ट इन स्टैटिस्टिक्स वेयर बाय एन एनालिस्ट टेस्ट एन एजम्पशन रिगार्डिंग अ पॉपुलेशन पैरामीटर। ये एक ऐसा कार्य है जहां पर कोई एनालिस्ट टेस्ट करता है किसी अवधारणा को जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में है। या दूसरे शब्दों में हम देखें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ statistical method used to make decisions or inferences about a population parameter based on sample data। तो इसका यह अर्थ होता है कि यह सांख्यिकी विधि है जिसका उपयोग सैंपल डेटा के आधार पर किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग टू कंपीटिंग हाइपोथेसिस। इसमें दो विपरीत हाइपोथेसिस होती हैं, अपोजिट होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं दोनों हाइपोथेसिस। पहली होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को HO के द्वारा डिनोट किया जाता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 और HA के द्वारा डिनोट किया जाता है। जो O है वो सबस्क्रिप्ट में होता है, यहाँ भी H1 और HA में 1 और A जो है वो सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट में होता है। यदि हम नल हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करें कि ये क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दिस इज द अजम्पशन दैट देयर इज नो इफेक्ट, नो डिफरेंस और नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इट इज अ डिफॉल्ट पोजीशन सजेस्टिंग दैट एनी ऑब्जर्व डिफरेंस इन द डेटा इज ड्यू टू रैंडम चांस। तो यहां हम इस बात को समझते हैं, यहां हम उस मान्यता की बात कर रहे हैं। यह वह मान्यता है कि वेरिएबल्स के बीच कोई भी अंतर, कोई भी संबंध आदि नहीं है। यह एक पूर्व निर्धारित स्थिति है, डिफॉल्ट पोजीशन, जो संकेत देती है कि डेटा में देखा गया अंतर, कोई भी अंतर, वो केवल संयोगवश है। देखिएगा, इसको समझिएगा। यहां जो हम धारणा लेते हैं, हम ये मानते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे, मान लीजिए एक उदाहरण हम लेते हैं कि किसी स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ के एवरेज मार्क्स की हम बात करते हैं मैथ्स के। मान लीजिए 10th स्टैंडर्ड की एवरेज मार्क्स क्या हैं उनके मैथमेटिक्स में। अब उसमें हम अंतर चेक करना चाहते हैं कि क्या उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, विशेष अंतर है या नहीं है। हम ये धारणा मानते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। हम ये मान के एक अवधारणा हमने ले ली। अब जरूरी नहीं है कि आपने जो अवधारणा ली है उसमें दोनों के जो एवरेज मार्क्स हैं बिल्कुल सेम आए तभी आप मानेंगे कि हाँ कोई अंतर नहीं है। उसमें कुछ तो डिफरेंस हो सकता है, मामूली अंतर हो सकता है लड़के और लड़कियों के एवरेज मार्क्स में मैथमेटिक्स के। तो यदि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है और हमारी नल हाइपोथेसिस बात करती है स्टेटस क्वो का। स्टेटस क्वो का मतलब होता है यथास्थिति, है ना। यथास्थिति से ये मतलब है, यथास्थिति अर्थात पूर्व निर्धारित स्थिति या स्वनिर्धारित स्थिति। जैसे हम जानते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, जो भी वस्तु है वो अपनी अवस्था नहीं बदलना चाहती। तो नल हाइपोथेसिस भी यही है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उनके मार्क्स में, एवरेज मार्क्स में कोई भी विशेष अंतर नहीं है। हाँ, यदि हमें जो थोड़ा बहुत अंतर दिखता है वो अंतर हमें संयोगवश दिख रहा है। यदि थोड़ा बहुत अंतर उनमें, उनके बीच में है भी, तो वो अंतर माना जाता है कि वो संयोगवश वो अंतर हमें प्राप्त हो रहा है, पर वो कोई विशेष अंतर नहीं है। अब हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम एक और उदाहरण उठाएंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द हाइपोथेसिस दैट चैलेंजेस द नल proposing that there is a significant effect, difference और relationship। ये वह हाइपोथेसिस है जो चैलेंज करती है नल हाइपोथेसिस को कि भाई वहाँ पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट, डिफरेंस और रिलेशनशिप है। ये उसका उल्टा बोलती है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप
देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ऐसी बात करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। आगे हम बात करते हैं, द गोल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू डिटरमाइन वेदर द सैंपल डेटा प्रोवाइड्स इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब ये है कि जो उद्देश्य है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, वो किसी सैंपल डेटा के द्वारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य प्रदान कर नल हाइपोथेसिस की अस्वीकारता को निर्धारित कर देता है ना। भाई जब जो आपके एविडेंस है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के पक्ष में है तो नेचुरली नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इफ वी फेल टू रिजेक्ट द नल, यदि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में नाकाम रहे तो मीनिंग द डेटा डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपका डेटा है वो सफिशिएंट एविडेंस, पर्याप्त साक्ष्य नहीं उपलब्ध करवा पाया अल्टरनेट हाइपोथेसिस के फेवर में, उसके सपोर्ट में, उसके पक्ष में, ठीक है। यदि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती तब, है ना। कभी भी हम ये नहीं बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। हम ये बोलते हैं कि हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए, वी कुड नॉट रिजेक्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका मतलब यही हुआ ना कि नल हाइपोथेसिस आपकी उसके फेवर में आ गई। अब लास्ट इसमें देखें, in essence hypothesis testing is a way to use statistics to determine the probability that a given claim or assumption about a population is true। मूल रूप से हाइपोथेसिस टेस्टिंग द्वारा सांख्यिकी का उपयोग कर हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी जनसंख्या के बारे में किया गया दावा या मान्यता कितना सही है। अब हम इसी चीज को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। Imagine you are testing a new medicine to see if it reduces blood pressure. You conduct an experiment with 2 groups. आप कल्पना करें कि आप कोई एक नई मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर को कम करती है, और इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं 2 ग्रुप के साथ। एक ग्रुप वो है जिसको ये नई मेडिसिन दी जाती है, और दूसरा ग्रुप वो है कि जिसको एक नकली मेडिसिन दी जाती है उसी तरह की, है ना, जिसके अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक हमारा जिसको हम मेडिसिन दे रहे हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएगा, और जिसको हम मेडिसिन नहीं दे रहे, जिसको हम प्लेसिबो बोलते हैं, अ पिल विथ नो एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो वो जो ग्रुप है वो हमारा कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा, जिसको हम नकली मेडिसिन दे रहे हैं, झूठी मेडिसिन दे रहे हैं। सो द नल हाइपोथेसिस इसकी यदि हम देखें क्या बनेगी, सो इज द एजम्पशन दैट मेडिसिन हैज नो इफेक्ट, क्योंकि हम यथास्थिति की बात करेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, स्टेटस को की बात करता है। तो यह हमारी अवधारणा ये रहेगी कि मेडिसिन का कोई भी प्रभाव नहीं होता अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस। यदि हम इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, सो देयर इज नो डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर रिडक्शन बिटवीन 2 ग्रुप्स। दोनों ग्रुप में ब्लड प्रेशर रिडक्शन में कोई भी अंतर नहीं है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। यदि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा तो आपकी मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है। अब अंतर का मतलब यहां हम डायरेक्शनल नहीं जा रहे हैं, भाई ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। हम डायरेक्शनल की बात आगे करेंगे, ठीक है। तो यहां ये हमारी नल हाइपोथेसिस बनती है, और यदि इसमें हमें कोई भी डिफरेंस ऑब्जर्व होता है, दिखता है ब्लड प्रेशर में इन दोनों ग्रुप के बीच में, यदि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, विशेष नहीं है, तो वो बाय चांस है, संयोगवश है ना। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेडिसिन काम कर रही है। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जहां आपने रक्तचाप कम करने की, ब्लड प्रेशर कम करने की वो नई टेबलेट खिलाई और उसका रक्तचाप थोड़ा सा कम आया, उन ग्रुप वालों का मीन जो है एवरेज थोड़ा सा कम आया, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसका
ब्लड प्रेशर का मीन थोड़ा सा ज़्यादा आया, पर सिग्निफिकेंट नहीं है, माइनर डिफरेंस है, तो आप ये नहीं निर्णय ले सकते कि ये मेडिसिन कारगर है या इफेक्टिव है या काम कर रही है ना। अब इन दिस केस द नल हाइपोथेसिस इज द डिफॉल्ट पोजीशन। भाई वो तो डिफॉल्ट पोजीशन है आपकी, यथास्थिति वाली बात कर रहे हैं, है ना, स्वनिर्धारित जिसको हम बोलेंगे। मीनिंग वी एज्यूम द मेडिसिन हैज नो इफेक्ट अंटिल वी हैव इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द एजम्पशन। जब तक हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य ना हो जाए डेटा से कि हम इस अवधारणा को रिजेक्ट कर सकें, तो अभी तो हमें रिजेक्ट नहीं कर सकते। वी डोंट हैव इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट दिस एजम्पशन। ठीक है, अब वो एविडेंस क्या होंगे? जब हम टेस्ट लगाते हैं तो उसके अंदर उस टेस्ट के हिसाब से वैल्यू ट्रांसफॉर्म होती है आपके वेरिएबल की उस स्केल पे, और उस स्केल पे कुछ क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं प्री डिटरमाइंड। यदि आपकी वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो प्री डिटरमाइंड जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे ज़्यादा है, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब यू हैव सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। यदि उससे कम है तो आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। दूसरा एक और तरीका है पी वैल्यू मेथड होता है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पर अभी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं 95% डिफॉल्ट में हम लोग लेते हैं या 99% लेते हैं, और कुछ भी लिए जा सकते हैं। तो यदि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम ले रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 95% है कि हमारी जो अवधारणा है वो सही है, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। मतलब आपको रिजेक्ट करने के लिए 5% रिजेक्शन के चांस होंगे। तो वहां पर यदि आपकी वैल्यू पी वैल्यू, अब हम पी वैल्यू की बात कर रहे हैं, पी वैल्यू यदि 0.05 से कम है तो आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की। यदि 0.05 से ज़्यादा है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, यदि 0.05 से ज़्यादा है तो आपके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, उस नल हाइपोथेसिस की अवधारणा को रिजेक्ट करने के लिए। गॉट इट? मतलब वहां यथास्थिति है। यदि हम इसके कंक्लूजन को देखें, इफ योर टेस्ट रिजल्ट्स शो ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर फॉर द मेडिसिन ग्रुप, यू में रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, कंक्लूड दैट द मेडिसिन लाइकली वर्क्स। यहाँ यही बात है कि यदि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तो आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के आपके पास सफिशिएंट एविडेंस हैं। ठीक है, यदि इफ नॉट यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यदि आपके पास क्रिटिकल वैल्यू से कम आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है तो आप फेल हो गए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में। मीनिंग देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द मेडिसिन इज इफेक्टिव एंड एनी ऑब्जर्व डिफरेंस माइट बी जस्ट रेंडम। तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी आपके पास कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं है मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को शो करने के लिए, है ना, और जो थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है वो संयोगवश है, ये इसका अर्थ निकलता है। अब हम बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर रिडक्शन के लिए मेडिसिन बनाइए, पर हमारे पास कोई यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कि इतना कम करेगा, 5% या ये पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तो हमने जो हाइपोथेसिस ली थी वो नॉन डायरेक्शनल थी। इस तरह के केस में मोस्टली हम लोग नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ही लेते हैं, क्योंकि हमें पहले से नहीं मालूम कि ये जो कंटेंट इस मेडिसिन में डले हैं ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा उस चीज़ में। तो यहाँ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी यूज हो सकती है, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस रहेंगी जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। So in this case of new blood pressure medicine, a directional hypothesis would predict the specific effect of medicine. Medicine के एक specific effect को ये predict करेगी, उसकी भविष्यवाणी करेगी।
तो नल हाइपोथेसिस इसमें क्या होगी डायरेक्शनल के लिए, द मेडिसिन डज नॉट लोअर ब्लड प्रेशर मोर देन द प्लेसिबो। देखिए दो ग्रुप है हमारे पास, एक तो जिनको मेडिसिन दे रहे हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा प्लेसिबो वाला जिनको झूठी मेडिसिन दे रहे हैं, वो प्लेसिबो ग्रुप है। तो यहां द मेडिसिन डज नॉट लोअर ब्लड प्रेशर मोर देन द प्लेसिबो, प्लेसिबो से ज्यादा कम नहीं कर रहा है ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप, जो मेडिसिन आप नई मेडिसिन दे रहे हैं वो ब्लड प्रेशर को प्लेसिबो से ज्यादा कम नहीं कर रहा है, मोर देन प्लेसिबो, एंड डज नॉट लोअर ब्लड प्रेशर मोर देन प्लेसिबो। प्लेसिबो जितना कम कर रहा है उससे कम ही ये कम कर रहा है, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है। ये नल हाइपोथेसिस हुई। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, द मेडिसिन लोअर्स ब्लड प्रेशर मोर देन द प्लेसिबो, तो प्लेसिबो से ज्यादा ये ब्लड प्रेशर को कम कर रही है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुई। तो जब भी हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लेते हैं तो स्टेटमेंट जो लिखा जाता है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का लिखा जाता है, और जब हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लेते हैं तो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं नल हाइपोथेसिस का। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा स्टेटमेंट हमें ऊपर लिखना है। ठीक है, इसमें आगे अपन बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आगे के सेशन में। ठीक, आगे देखते हैं। Here the alternative hypothesis is directional because it specifies the direction of effect that the medicine will reduce blood pressure. यहाँ जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो डायरेक्शनल है क्योंकि ये बता रहा है कि जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो रिड्यूस कर रहा है ब्लड प्रेशर को, है ना। मेडिसिन इफेक्टिव है कि मेडिसिन जो है ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर रही है, ये इफेक्ट को हमें बता रहा है। नॉट जस्ट एनी डिफरेंस बट स्पेसिफिकली ए रिडक्शन। ये डिफरेंस नहीं बता रहा है, ये बता रहा है स्पेसिफिकली, ये बता रहा है, स्पेसिफिक हो गया है कि हाँ ये रिडक्शन कम कर रहा है। ज्यादा या कम की जब हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आ रही है। ठीक है, और जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो वहां नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाती है टू टेल वाला, टू टेल टेस्ट, ये वन टेल टेस्ट होते हैं। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वेयर यू वुड सिंपली टेस्ट एनी डिफरेंस whether the medicine increases or decreases blood pressure। जब नॉन डायरेक्शनल की जो मैं बात बता रहा हूं कि वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, नॉन डायरेक्शनल में स्पेसिफिक नहीं है कि घटेगा ही। When to use डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, देखिए मैंने बताया कुछ कंडीशन के साथ हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यूज करते हैं। You would use a directional hypothesis if you have a strong theoretical or empirical reason to believe that the medicine will lower blood pressure, है ना, not raise it, मतलब कम ही करेगा, बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टडीज और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। यदि आपके पास कोई सैद्धांतिक या अनुभव पर आधारित कोई कारण हो कि जिससे आप ये मान सकें कि ये जो मेडिसिन है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है ना, या फिर कोई प्रीवियस आपकी स्टडी हो, है ना, कोई पिछला अध्ययन हो, या आपके पास साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हो, वैज्ञानिक समझ हो, तब आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस अप्लाई कर सकते हैं। यह जो दिस अप्रोच अलाउज यूज टू फोकस द हाइपोथेसिस टेस्ट ऑन डिटेक्टिंग रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर ओनली। यह दृष्टिकोण आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग को केवल रक्तचाप में कमी का पता लगाने पर केंद्रित करने की अनुमति देता है, बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस लेते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अभी हमें अंतर मालूम करना कम या ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सेशन में हमने डिस्कस किया कि जो हाइपोथेसिस होती हैं मेनली वो कितने प्रकार की होती हैं। हमने देखा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और भी क्लासिफिकेशन है बाद में देखेंगे, जैसे कि टू टेल, वन टेल, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, वो भी हमने आज डिस्कस किया। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें यदि आगे हम और भी डिटेल में जाएंगे और उदाहरण देखेंगे इन चीज़ों के, और इनको सॉल्व भी करेंगे कि हाँ कहाँ हम डायरेक्शनल लगा सकते हैं, कहाँ हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यूज़ करेंगे, क्या नल हाइपोथेसिस होगी, क्या अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। तो इसकी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।